राहुल गांधी एक ऐसा इंसान जिसका जन्म ही इंडिया के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक में हुआ था। परदादा भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर, दादी उस टाइम की करंट प्राइम मिनिस्टर, फादर उस टाइम के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, मां कांग्रेस पार्टी की फ्यूचर प्रेसिडेंट, जिनके पास पैसा था, दौलत थी, शोहरत थी, इज्जत थी और वो सब कुछ था जिससे वो भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दावेदार बन सकते थे। बट राहुल के नसीब में शायद कुछ और ही लिखा था। पहले तो वो खुद ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट जब उन्हें मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा तो ओपोनेंट्स के द्वारा सबसे पहला टारगेट उनके माथे पर लगा डायनेस्टी पॉलिटिक्स का। डायनेस्टी पॉलिटिक्स मतलब जब एक लीडर के बाद उसके बेटे, फिर उसकी बेटी और फिर उसके पोते भी नेता बन जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस फैमिली से हैं, ना कि अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं, तो इसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स कहा जाता है। राहुल गांधी के केस में भी लोग कहते थे, इनफैक्ट अब भी कहते हैं, कि उनको कांग्रेस का टॉप लीडर इसलिए बनाया गया है क्योंकि वो नेहरू और गांधी परिवार से हैं, जो पहले से ही सियासत में पावरफुल रहे हैं। मोदी जी भी अपनी कई रैलीज में अब तक भी राहुल गांधी को शहजादा बुलाते आ रहे हैं। शहजादे, ये शहजादे शाहजादे उनके बॉस हैं। जो क्लियर एक ताना है कि वो बस अपने परिवार की वजह से सियासत में है, बट ये तो फिर भी एक छोटा सा टैग था। अभी कुछ दिन पहले शाहजादे यहाँ आए थे। उनकी इमेज पर सबसे बड़ा असर तब पड़ा जब उन्हें पप्पू कहा जाने लगा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। उनकी हर स्पीच ट्रोल होने लगी, हर वर्ड पर मीम बनने लगे। मीडिया हो या ऑपोजिशन, सबने उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में दिखाया जो काफी इमेच्योर है एंड कभी भी एक लीडर बन ही नहीं सकता। यहाँ तक कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी उन्हें बालक बुद्धि कह दिया था। बालक बुद्धि में ना बोलने का ठिकाना होता है और न ही बालक बुद्धि में व्यवहार का कोई ठिकाना होता है। एंड ऐसा उनको कहने के पीछे कई ऑब्वियस रीजंस थे, क्योंकि राहुल कभी कभी स्पीचेस में गलतियां कर देते थे। अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, मगर वो देश के हैं मगर आपके भी हैं। फैक्ट्स को मिक्स कर देते थे या थोड़ा अनकॉन्फिडेंट लगते थे। अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। अब ये एंड कुछ और रीजंस के चलते 2014 में उनकी पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली, जो कि उनके इतिहास का सबसे लोएस्ट सीट काउंट था, और इसी वजह से वो ऑपोजिशन के लीडर भी नहीं बन पाए। 2019 के इलेक्शन में भी यही हुआ। मोदी जी के उस टाइम पर काफी स्ट्रॉन्ग इमेज बन चुकी थी एंड राहुल गांधी उनके सामने एकदम फीके पड़ गए। उस टाइम तक भी राहुल की इमेज जनता के सामने एक बहुत ही फनी, वीक, कंफ्यूज और डायनेस्टिक लीडर वाली थी। फिर आता है साल 2022 जब वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं एंड पूरे इंडिया में पैदल चलकर लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। राहुल गांधी ने हर तरह के लोगों से डायरेक्टली मिलना शुरू किया, मजदूर, किसान, स्टूडेंट से लेकर सोशल वर्कर तक भी। ये वो टाइम होता है जहां लोगों ने अब राहुल गांधी को सीरियस लेना शुरू कर दिया था एंड इसका रिजल्ट उन्हें 2024 के इलेक्शन में दिखता भी है, जब उनकी पार्टी 99 सीट्स हासिल करती है एंड उनकी खुद की पार्टी के नेता, जो काफी नाराज थे उनकी राजनीति को लेकर, अब उन्हें एक ऑपोजिशन के लीडर के रूप में देखने लग गए थे। तभी से जनता का एक बहुत बड़ा तबका राहुल गांधी को अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहा है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर देखो पहले ही क्लियर कर दूं, इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद किसी पार्टी के लीडर को ग्लोरीफाई करना या उसे डिफेम करना नहीं है। मैं ना तो कांग्रेस का सपोर्टर हूँ और ना ही बीजेपी पार्टी या किसी और पार्टी का क्रिटिक बनना आया हूँ। इसे आप एक केस स्टडी समझ सकते हो, एक ऐसे इंसान की जिसमें कई कमियां थी, जो अपनी खुद की गलतियों की वजह से अपने ओपोनेंट्स का इजीली टारगेट बनता गया। बट आगे चलकर वही इंसान एक ऐसा कमबैक करता है जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। 9 जून 1970 दिल्ली के होली फैमिली हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म होता है। इस बच्चे की दादी और उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर उन्हें अपनी गोद में उठाती हैं और उस बच्चे का नाम राहुल गांधी रखती हैं। राहुल एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां पैसा था, नाम था, इज्जत थी, लेकिन इसी नाम के साथ एक ऐसा बोझ भी आया जो शायद किसी और बच्चे ने कभी महसूस ही नहीं किया होगा। राहुल ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल से की। फिर 1981 में वो देहरादून के डून स्कूल गए और वहाँ एक आम स्टूडेंट की तरह पढ़ाई की। बट 1984 में उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। 31 अक्टूबर 1984, इस दिन राहुल गांधी की दादी और देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने ही सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मारी जाती हैं।
उस टाइम राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे और उनकी लाइफ अभी शुरू ही हो रही थी। लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद राहुल और प्रियंका की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी अब वो डर डर के जी रहे थे। माँ उनकी सोनिया गांधी इतनी डर गई थी कि उन्होंने राहुल गांधी और अपनी बेटी प्रियंका गांधी को स्कूल भेजना ही छोड़ देती हैं। उनकी पढ़ाई फिर घर पर होने लगती है। ना ही उनके दोस्त थे और ना ही बाहर घूमने के लिए खुली सड़कें। बट 1989 में जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो राहुल ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में हिस्ट्री ऑनर्स लेकर फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करी। उस टाइम पर उन्हें शूटिंग बहुत पसंद थी और उन्होंने नेशनल लेवल पर 4th रैंक भी अचीव करी थी। उनकी ज़िंदगी अब एक नॉर्मल ट्रैक पर आ गई थी। सही से वो पढ़ाई कर पा रहे थे और अब ज़्यादा खतरा भी नहीं था। लेकिन 1981 में उनकी लाइफ में एक दूसरा बड़ा झटका आता है और उन्हें पता चलता है कि उनके पिता राजीव गांधी एक ब्लास्ट में मारे गए। राहुल गांधी अभी सिर्फ 21 साल के थे और ज़्यादा कुछ उन्होंने देखा भी नहीं था। बट इसी छोटी उम्र में अब तक वो 3 ट्रेजेडी फेस कर चुके थे। 1980 में चाचा संजय गांधी का प्लेन क्रैश में मरना, दादी का उनके ही गार्ड द्वारा मार दिया जाना और पिता का ब्लास्ट में मरना। इन तीनों ही घटनाओं की वजह से राहुल गांधी अपनी माँ और बहन के साथ और भी ज़्यादा सिक्योरिटी के घेरे में आ गए। उसके बाद उन्होंने हार्वर्ड ज्वाइन किया, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से उन्हें रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में ट्रांसफ़र होना पड़ा। वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और 1995 में वो फील्ड की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज चले गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ भी उन्होंने डर की वजह से अपनी पहचान छुपाए रखी और एज राहुल गांधी नहीं, एज राहुल विंची अपनी पढ़ाई पूरी करी। इतने सारे थ्रेट्स और इतनी ट्रेजेडी देखने के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो पॉलिटिक्स में अब कभी कदम नहीं रखेंगे। लंदन जाकर उन्होंने मॉनिटर ग्रुप में कंसल्टिंग का काम किया। फिर इंडिया में लौटकर 2002 में एक IIT कंसल्टेंसी फर्म बैक ऑफ सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को मुंबई में एस्टैब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने यूके में भी बैक ऑप्स को लॉन्च किया, जहां वो फॉरेन सप्लायर्स के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करते थे। बट उनकी किस्मत में बिजनेसमैन बनना नहीं लिखा था। सोनिया गांधी ने उन्हें अपनी पिता की सीट यानी अमेठी से चुनाव लड़ने को कहा। यह पॉलिटिक्स में उनका पहला कदम था। यहाँ लोगों को लगता था कि अगर कोई गांधी फैमिली से पॉलिटिक्स में आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी होंगी, क्योंकि राहुल तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर थे। लेकिन सोनिया गांधी ने राहुल को पॉलिटिक्स में लाकर एक ट्रम्प कार्ड खेल दिया और सरप्राइजिंगली राहुल अमेठी सीट को 1 लाख वोट से जीत गए एंड अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाया। लेकिन अभी भी उन्हें कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट नहीं मिली। 2004 से 2009 तक उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऐसे कई सीरियस सब्जेक्ट्स पर काम किया। इसी दौरान 2007 में उन्होंने अपने पॉलिटिकल कदम और आगे बढ़ाए और कांग्रेस के एक जनरल सेक्रेटरी बन गए। साथ ही इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का चार्ज भी उन्हीं के कंधों पर आ गया था। राहुल यहाँ अब स्टूडेंट्स और यूथ के बीच में थोड़ा बहुत निखरना शुरू हुए एंड यूथ के सपोर्ट की वजह से 2009 के जनरल इलेक्शंस में राहुल गांधी ने पूरे देश में 100 से भी ज़्यादा रैलीज की, जिसमें उन्होंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को हाईलाइट किया। एंड ऐसे ही और भी रीजंस के चलते कांग्रेस ने उस इलेक्शन में 206 सीट जीतकर एक बहुत बड़ा कमबैक किया। साल 2009 ये राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर का एक सबसे खास साल था। हर जगह इंडियन मीडिया राहुल गांधी को एज अ यूथ आइकन दिखा रहा था और यहाँ तक कि 2009 के टॉप 10 यूथ आइकन्स में राहुल गांधी एक मात्र पॉलिटिशियन थे। लेकिन इसी पॉलिटिकल सक्सेस में उन्होंने एक ऐसी मिस्टेक कर दी जो आगे चलकर ऑपोजिशन की एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। एक्चुअली बात यह है कि 2013 में जब सोशल मीडिया इंडिया में बूम कर रहा था, इंडिया में फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का यूज़ काफ़ी बढ़ने लग गया था। तभी 5 अप्रैल 2013 को राहुल गांधी ने CII में अपनी एक स्पीच दी। वहाँ का माहौल बिजनेस लीडर्स से भरा हुआ था। लोग राहुल गांधी से ये उम्मीद कर रहे थे कि वो इंडिया की इकोनॉमी, रिफॉर्म्स और कॉन्क्रीट पॉलिसीज़ पर बातें करेंगे, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर फिलोसफिकल और इधर उधर की बातें करी। स्पीच में भी वो कभी नर्वस और कभी ओवर एक्साइटेड दिख रहे थे और इसी वजह से उसी दिन पप्पू CII ट्रेंड कर गया। उनके मीम्स बने, इंडियन मीडिया ने भी इसे खूब हाईलाइट किया और उस दिन ऑपोजिशंस की IIT सेल राहुल गांधी को पप्पू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। उनकी शुरुआती स्पीच की गलतियों को एज अ जोक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जाता है। हर रैली, हर स्पीच, हर इंटरव्यू के बीच में कोई ऐसा हिस्सा जहां उन्होंने ज़्यादातर पॉज लिया हो या कोई ब्रोकन सेंटेंस कहा हो, उन सबको सोशल मीडिया पर पप्पू का टैग लगाकर वायरल करवाया जाता है। 2013 खत्म होते होते ऑपोजिशन के नेता भी उनके लिए पप्पू नाम यूज करने लग गए थे। नहीं बनाएंगे पप्पू को। उससे भी महत्वपूर्ण है कि जिस तरह की कुंद बुद्धि से भरपूर ये पप्पू जी के इस तरह के बयान आ रहे हैं, ये चीजें इतनी बढ़ गई कि साल 2014 में गूगल पर पप्पू सर्च करने पर भी राहुल गांधी की ही फोटोज आती थी और 2014 के इलेक्शंस में भी बीजेपी ने पप्पू वर्ड का बहुत यूज किया। उनकी इमेज इतनी खराब कर दी गई कि जहां 2009 में कांग्रेस को 206 सीट्स मिली थी,
वहीं 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीट पर सिमट कर रह गई। यह कांग्रेस की हिस्ट्री का सबसे लोवेस्ट सीट काउंट था। इसके बाद कांग्रेस के खुद के नेता भी इस पप्पू नाम से बहुत परेशान हो गए थे। उन्हीं में से एक थे एमपी के फॉर्मर राज्यसभा मेंबर गुफरान आजम। उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को एक लेटर लिखा और कांग्रेस पार्टी के बर्बाद होने के पीछे राहुल गांधी का हाथ बताया। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस पूरे लेटर को पढ़ सकते हो। इनके बाद कई और नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखते हैं एंड कुछ नेता तो पार्टी ही छोड़कर चले जाते हैं। अब ऑब्वियसली राहुल गांधी ने गलती तो करी थी और वो भी बहुत सारी जगह, जिसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया और इसीलिए इस हार की पूरी जिम्मेदारी राहुल गांधी अपने कंधों पर ले लेते हैं। साल 2017 में उन्हें कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है एंड साल 2019 के इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने अपने कैंपेन को एग्रेसिव बनाने के लिए एक ऐसी कोशिश करी जो फिर से उन पर बैकफायर कर गई। वो 2019 में चौकीदार चोर है का स्लोगन यूज करते हैं और इससे किसी और को नहीं, मोदी जी को टारगेट करते हैं। लेकिन ये उन पर ही बैकफायर कर गया क्योंकि मोदी जी की इमेज आम जनता के बीच में उस टाइम एक ईमानदार लीडर की थी। इसलिए बिना किसी स्ट्रॉन्ग प्रूफ के बार बार उन्हें चोर कहना ये लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बीजेपी ने भी इसका जवाब मैं भी चौकीदार हूँ कैंपेन से दिया और चौकीदार को एक प्राइड सिंबल दिखाया। रिजल्ट ये हुआ कि जो स्लोगन मोदी जी की इमेज तोड़ने को था वो उनकी इमेज और मजबूत बनाकर चला गया। बालक बुद्धि में नतीजा एक बार फिर बीजेपी की शानदार जीत होती है। इस हार के बाद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट पद से रिजाइन कर देते हैं। सबको यहाँ पर यह लग रहा था कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर अब पूरी तरह से खत्म हो गया। पप्पू का टैग उनके नाम में हमेशा के लिए जुड़ गया। बट ये उनकी कहानी का एंड नहीं था। कुछ दिन उन्होंने अपने आप को स्पॉटलाइट से अलग रखा, उनका जिक्र लोगों में कम होने लगा। लेकिन पर्दे के पीछे राहुल गांधी में एक ऐसा बदलाव तैयार हो रहा था जिसने आगे चलकर उनकी पूरी पहचान बदल दी। सितंबर 2022 कन्याकुमारी से एक सफर शुरू होता है भारत जोड़ो यात्रा का। व्हाइट शर्ट और जॉगर्स में राहुल गांधी ने एक ऐसा कमबैक किया जिसने आम लोग तो क्या पॉलिटिशियंस को भी चौंका दिया। ना उन्होंने स्पीच के साथ कोई बड़ा शो किया, ना गाड़ियों के साथ रैलीज की। उन्होंने सिर्फ एक काम किया और वो था 3570 किलोमीटर पैदल चलना। राहुल गांधी हर दिन आम लोगों के साथ चले, किसान, मजदूर, स्टूडेंट्स, सोशल एक्टिविस्ट और यहाँ तक कि सेलिब्रिटीज तक उनसे जुड़े। इस दौरान उन्होंने लोगों से डायरेक्टली बातचीत की, उनकी प्रॉब्लम सुनी। उन्होंने एक स्लोगन भी बनाया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, जिसका फोकस था यूनिटी, सेक्युलरिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और सोशल हार्मोनी। ये यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल कैंपेन नहीं थी बल्कि राहुल के पूरे करियर का एक अहम हिस्सा थी। फार्मर्स के साथ खेत में बैठना, स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वर्कर्स के साथ रोड पर चाय पीना, रोड साइड पर अपना हेयर कट करवाना वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें राहुल गांधी के लीडर वाली साइड को सामने ला रही थी। 137 दिन, 12 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरीज और 3570 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र, और इस बीच लोगों के दुख सुख सुनना, ये सब उनके पप्पू वाली इमेज को रीब्रांड करने में काफ़ी हेल्प कर रहा था। और अब तो यात्रा का असर दोस्तों ग्राउंड पर भी दिखने लगा जब हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन में कांग्रेस ने मेजॉरिटी जीत हासिल करी और उसी के साथ कर्नाटका और तेलंगाना में भी कांग्रेस ने इंसेन जीत हासिल करी। जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी, ऐसी कई जगहों पर कांग्रेस का वोट शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। इसके बाद फिर उन्होंने ईस्ट से वेस्ट भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी पूरी करी, जिसमें उन्होंने मणिपुर से महाराष्ट्र तक का सफ़र तय किया। फिर आता है 2024 का लोकसभा इलेक्शन, जहां 2014 में कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई थी, 2019 में 52 पर, वहीं 2024 में यह पार्टी 99 सीट्स लेकर के आई। हालांकि कांग्रेस और उनका इंडिया अलायंस सत्ता तो हासिल नहीं कर पाया, बट बीजेपी जैसी स्ट्रॉन्ग पार्टी का उन्होंने वोट शेयर बहुत कम कर दिया। राहुल गांधी को भी अब लोकसभा में ऑपोजिशन का लीडर बनाया गया एंड फिर एक के बाद एक उनकी कई दमदार स्पीचेस वायरल हुई और आम जनता का भी अब राहुल को लेकर एक पॉजिटिव ओपिनियन बनने लगा। लोगों से इतना सपोर्ट मिलने के बाद राहुल गांधी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। वो सरकार से सवाल करने लगे, उन्हें क्रिटिसाइज करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। और अब फिर से राहुल गांधी ने एक ऐसी चीज़ कर दी जिससे बड़े बड़े तो छोड़ो, टीनेजर्स में भी उनकी बातें होने लगी। इसी साल अगस्त 2025 में उन्होंने पूरे एविडेंस के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बीजेपी के वोट चोरी प्रोसेस को डीपली एक्सप्लेन किया। और इससे कांग्रेस को इतना फायदा हुआ कि रातों रात उनके कई सपोर्टर्स बढ़ने लगे। सोशल मीडिया फॉलोअर्स के मामले में भी कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल गई और वही राहुल गांधी जिसे कल तक पप्पू कहा जाता था, आज जनता उनको एक सीरियस लीडर और अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगी है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले एलिगेशंस में सच्चाई कितनी है ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर हुआ है कि उन एलिगेशंस ने उन्हें फिर से हेडलाइन का सेंटर बना दिया। उनको लेकर पब्लिक ओपिनियन बदल रहा है, उनकी इमेज पहले से ज़्यादा सीरियस हो गई है।
पर असली सवाल अभी भी वही है कि राहुल गांधी क्या कभी देश के प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं, या उनकी ये कहानी सिर्फ कमबैक तक सीमित रहेगी। अपने ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। जय हिंद।